नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने बमुश्किल महीना भर ही हुआ है और एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रभारी ओम माथुर ने काम पर लगा दिया है। इसकी शुरुआत बस्तर से हुई है। कार्यक्रम तो था कार्यकर्ता सम्मान समारोह का, लेकिन सम्मान समारोह के दौरान ओम माथुर ने बस्तर के कार्यकर्ताओं के लिए जो बड़ी बात कही वो गौर करने वाली है। छत्तीसगढ़ में करीब साल भर पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत जिस तरह से कमजोर थी, उसमें जान फूंकने का काम करने वाले ओम माथुर ने बस्तर के कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि यदि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए कार्यकर्ताओं को भेजना होगा तो मैं बस्तर के कार्यकर्ताओं को भेजूंगा। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। मेरे सामने बैठे वो तैयार है कि नहीं है? तैयार बोलो, तैयार हो या नहीं हो? 11 के 11 सीट जीतनी है कि नहीं जीतनी है? मोदी जी को एमपी भेजने 11 है, नहीं भेजने? और सिर्फ दिमाग में रखना कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल। कौन आएगा, क्या आएगा, जो सिंबला, मेरा कैंडिडेट कमल का फूल है भाई। लोग कहते हैं मोदी जी जीत गए पिछली बार तो ऐसे करके वैसे करके। पहले भी जब 14 में हम इकट्ठे हुए तो यही चंद्रबाबू नायडू आपके पड़ोस में ही लोगों को इकट्ठा किया था, हाथ खड़े किए थे, हम एक होकर लड़ेंगे। क्या हुआ? फिर 19 में आए, 19 में और इकट्ठे हुए, क्या हुआ? 14 से ज्यादा सीटें जीती। और अभी एक नई इंडी बनी है, इंडी, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री घमंडी गठबंधन कहते हैं। और कल उनकी मीटिंग हुई है, आपस में ही लड़े हैं वो। आप उसकी चिंता नहीं करें मेरे भाई। इंडी आओ या कोई पिंडी आओ, कोई घमंडी आओ या कोई नपंडी आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 19 से भी ज्यादा सीट जीता करके मोदी जी की झोली में डालेगा। ये हमारा संकल्प है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बस्तर वो इलाका है जहाँ चुनाव प्रचार के दौरान भी और उसके पहले भी भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुन चुन कर नक्सलियों द्वारा मारा जा रहा था। उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या की जा रही थी, उससे जाहिर तौर पर स्थानीय कार्यकर्ताओं के मनोबल पर गहरा आघात पहुंचा होगा। बस्तर सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं बस्तर के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बस्तर संभाग के किरण देव सिंह को बनाया है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश साफ तौर पर दिया है कि बस्तर को लेकर पार्टी कितनी ज्यादा संजीदा है। ये वो इलाका है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 12 में से 8 सीटें हासिल की है। 2018 के चुनाव में एक विधानसभा सीट जीती थी, लेकिन उपचुनाव के बाद वो सीट भी चले गई। यानी 0 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जबकि कांग्रेस को विधानसभा में सिर्फ 4 सीटें मिली है, जिसमें दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, केशकार और अंतागढ़, इन 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। जबकि कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर, बस्तर, बीजापुर और कोंटा सीट ही हासिल हो सकी है। बस्तर के अलावा एक ही दिन में दुर्ग संभाग में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ। ऐसे कार्यक्रमों से जाहिर है कांग्रेस का मनोबल तो कहीं और ज्यादा नीचे हो जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर के मामले में जो टास्क लिया है वो है 11 में से 11। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 11 में से 9 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ गौर करना होगा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओम माथुर ने पीएम नरेंद्र मोदी की उन बातों को याद दिलाया, खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसके आगे एक लाइन जोड़कर उन्होंने कहा, ना बैठता हूं ना बैठने दूंगा। संपूर्ण देश में लोग कहते थे साहब मध्य प्रदेश और राजस्थान तो जीत जाओगे, लेकिन छत्तीसगढ़ बड़ा कठिन है। मुझे भी कहते थे, अभी कुमार विश्वास आए, वो भी कहते थे मेरा अरुण जी का नाम लेके, अभी आया था शायद आपके दुर्ग के आसपास कहीं। वो कह रहा था, एक ही व्यक्ति था जो साल भर कहता था अरे डॉक्टर चिंता मत कर, हम छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे। अरुण जी ने भी कहा कि हम 2 दिन बाद शपथ होने वाली, हम शपथ लेंगे। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति, आप तैयार हो जाओ लोकसभा के लिए। लोकसभा चुनाव आने वाला, अब बैठने नहीं दूंगा भाई मैं। मोदी जी कहते ना खाता हूं ना खाने दूंगा, मैं तो आपको कहूंगा ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, ना सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा। इसी ताकत के साथ लोकसभा के चुनाव के साथ पूरी ताकत से हम खड़े रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में
किस तरह से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत और ज्यादा पतली तब हो गई है जब पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम महादेव सट्टा ऐप वाले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया गया है। ईडी ने जो नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में जमा की है उसमें साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल का नाम लिखते हुए आगे लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आगे लिखा है, असीम दास के बयान के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे कैश पहुंचाने का काम सौंपा था। ईडी के अनुसार अब उसे एक नया राजदार मिल गया है जिसे आने वाली 10 जनवरी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ये वही राजदार है जो अफसरों और बेईमान नेताओं को पैसा भिजवाता था, लाखों नहीं करोड़ों में इसने नकदी भिजवाई है। शुभम सोनी के बारे में ईडी ने कोर्ट को बताया है कि जो प्रथम अभियोजन प्रस्तुत किया गया था वो शुभम सोनी के बयान के बाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे महादेव ऐप का तीसरा प्रमोटर माना गया है। ईडी ने बताया, पूछताछ में पता चला है कि असीम दास को 25 अक्टूबर 2023 को शुभम सोनी ने दुबई बुलाया था। भूपेश बघेल तक रुपए पहुंचाने के लिए उसे नकदी उपलब्ध कराई गई। असीम दास के फोन से बरामद एक वॉइस मैसेज में यह दावा किया गया है। ईडी के आरोप पत्र में शुभम कुमार सोनी, अनिल कुमार अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह यादव और असीम दास सहित कई अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महादेव सट्टा ऐप के मामले में जब जांच धीरे धीरे राज्य पुलिस की ओर से आगे बढ़ी तब सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाने के कारण मामला ईडी के पास पहुंच गया और ईडी ने जब परतें उतारी तो मामला हैरान करने वाला सामने आया। दरअसल राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा था उसका भांडा फूट गया। दरअसल इस पूरे मामले में सीएम भूपेश बघेल की बहुत अहम भूमिका सामने आई। न केवल सट्टा बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला निकला जिसमें उनके खुद के राजनीतिक सलाहकार और ओएसडी के घरों पर छापे पड़ने लगे। तब कांग्रेस की ओर से भी तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई, लेकिन अब सब कुछ खुलासा होते जा रहा है। 10 जनवरी को नया राजदार सामने आएगा। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर पुराने सीएम भूपेश बघेल इस मामले में कैसे बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली अगस्त 2023 में ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बिजनेसमैन अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी ने हवाले के जरिए विदेश में पैसा भेजा था। दोनों बिजनेसमैन का कनेक्शन महादेव बुक से था। इन गिरफ्तारियों के बाद ईडी ने महादेव बैटिन ऐप के बारे में पहली बार जानकारियां साझा की। इसके बाद ईडी ने देश भर में करीब 39 शहरों में छापेमारी की और 417 करोड़ की नकदी के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट जब्त किए। जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, इन छापेमारी के बाद महादेव बुक के मालिकों के हवाला कारोबार पर भी कई खुलासे हुए। शुरुआती जांच में महादेव सट्टा ऐप के 5,000 करोड़ के हेरफेर की बात सामने आई है। इस मामले में हमारे सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार इसमें कांग्रेस के कई नेता जेल जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है और देश भर की जनता देखेगी कि किस तरह से पुरानी भूपेश बघेल की सरकार सट्टे जैसे गलत काम में संलिप्त थी और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के युवाओं को बर्बाद करने के लिए किस तरह पैसे को प्राथमिकता दी जा रही थी। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीएम भूपेश बघेल का नाम लेकर और राज्य की कांग्रेस सरकार के बारे में उसे कांग्रेस का एटीएम क्यों बताते थे। इन सारी बातों का खुलासा हमने 2 साल पहले से करना शुरू किया था। तब अप्रैल 2022 को खुद मुझे 50-50 लाख रुपए के दुबई से 2 मानहानि के नोटिस सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने भिजवाए थे। जिम्मेदार मीडिया को दबाने की ये कोशिश काम नहीं आई। हम आज भी कुछ बड़े खुलासे कर रहे हैं और आने वाली 10 जनवरी को हम उस राजदार के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जिससे अच्छों की नींद हराम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की ऐसी एक डर्टी पॉलिटिक्स का नमूना एक पुराने मंत्री के बंगले में देखने को मिला, जहां पुराने मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बंगला तो खाली किया लेकिन उसमें से एयर कंडीशन, पंखे, लाइटें, एसी सब कुछ
गायब करवा दी। संक्षेप में बोला जाए तो चोरी कर वो ले गए हैं। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि ये खुलासा नए वाले मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है, जिन्हें बंगला अलॉट हुआ है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर बताया कि जैसे मुगलों ने मंदिर में चोरी की। मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। बंगला में वहाँ पूरी तरह से जो सामान थे गायब हैं, वहाँ एसी गायब है, वहाँ टेलीफोन गायब है, वहाँ उसके तार भी गायब दिए गए हैं, आईना तक गायब है सर। साथ वहाँ बाथरूम से आईना तक गायब है, किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब है, भी गायब है। साथ ही साथ बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज गायब है। जगह जगह दीवार में खोद कर निकाल लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। उस प्रकार से मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है और निश्चित रूप से उसके लिए जांच हम कराएंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब बारी पुराने मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की थी। उन्होंने कैमरे के सामने आकर बता दिया कि हाँ, हमने कुछ सामान निकाले हैं। क्या निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, क्या क्या निकाले हैं, उसे भी सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। और मैं अभी बात करूंगा मंत्री जी से भी। 2017 में यूपी में जब सपा की सरकार हार गई और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के बंगले से पुराने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने न केवल टाइल्स निकाल ली बल्कि इसी तरह एसी और सारे सामान निकाल लिए, यहां तक नलों की टोटी तक चोरी कर ली। तब से अखिलेश यादव का नाम आज तक सोशल मीडिया में टोटी चोर पड़ गया। इसी टोटी चोर वाली बात पर भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने भी कुछ गहरी बातें रखी। शिव डहरिया जी, आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पुराने बंगले में लगे निजी सामान आपने निकाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो शासकीय संपत्तियां आपने ले गई हैं उसे तो वापस कर दीजिए और जो निजी सामान आप ले गए हैं उनकी भी जरा सूची दे दीजिए ताकि जांच हो जाए कि वो निजी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे लगे सारे शासकीय सामान छत्तीसगढ़ की संपत्ति थी और वहाँ से जो भी शासकीय सामान गायब हुए हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है। वैसे इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ वाले को उत्तर प्रदेश के टोटी चोर की याद आ गई है। लालच, बेईमानी और भ्रष्टाचार से भरी ऐसी ही डल्टी पॉलिटिक्स के कारण आम जनता राजनीति से जुड़ने से कतराती है। दरअसल राजनीति सेवा का एक बेहतर माध्यम हो सकता है जिससे समाज और देश का भला किया जा सकता हो, लेकिन ऐसी घटनाओं के कारण आम लोग राजनीति से दूर होते हैं। दरअसल राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।